तो नमस्ते और आज के इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक ऐसा विषय है जो तकनीक, हमारी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और जो हमारी ज़मीनी हकीकत है उसके बीच एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम वास्तविक तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, मतलब जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो लिटरली ऐसा लगा जैसे हम किसी दो अलग अलग दुनिया की बात कर रहे हों। एकदम सही कहा आपने। तो श्रोताओं के लिए मैं विषय बता दूं, आज हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट 2026 की। जो कि इस समिट का चौथा संस्करण था, 16 से 20 फरवरी तक चला। हाँ, और हमारी वो है एक भारतीय नागरिक के तौर पर महसूस की गई थोड़ी सी निराशा और कह सकते हैं कि थोड़ी सी शर्मिंदगी भी। वो निराशा लाजमी भी है, क्योंकि देखिए इस पूरे विश्लेषण का मिशन यही है कि हम इस बात को समझें कि कैसे एक तरफ तो भारत खुद को विश्व गुरु और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने का जबरदस्त प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसी ग्लोबल आयोजन के दौरान बुनियादी ढांचे की विफलता, चोरी और दूसरे देशों के रोबोट्स पर अपना स्टिकर चिपकाने जैसे अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। मतलब ये पूरी कहानी किसी हाई बजट हॉलीवुड डार्क कॉमेडी जैसी लगती है, जहां दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गज बैठे हैं और बैकग्राउंड में कुछ बहुत ही बेतुका चल रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। डार्क कॉमेडी, ये एक बहुत ही सटीक शब्द है इसके लिए, क्योंकि यह चर्चा सिर्फ इस बात की कोई लिस्ट नहीं है कि वहां क्या क्या घटनाएं घटी। इसके बजाय ये इस बात का एक बहुत गहरा विश्लेषण है कि जब बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं बिना किसी ठोस जमीनी तैयारी के जब वो वास्तविकता से टकराती हैं तो नतीजे कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। एकदम। आज के इस दौर में यह समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया के सामने अपनी एक सुपर पावर वाली छवि पेश करने और वास्तव में उस छवि के लायक बुनियादी ढांचा या इकोसिस्टम तैयार करने के बीच कितना बड़ा अंतर हो सकता है। आप सिर्फ एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते। बिल्कुल नहीं बन सकते। तो शुरुआत करते हैं इस आयोजन की भव्यता से, क्योंकि उस वीडियो में जो फुटेज दिखाई गई है वो सच में हैरान करने वाली है। जी, स्केल तो बहुत बड़ा था। हाँ, ये कोई साधारण इवेंट नहीं था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। भारत मंडपम का वो विशाल हॉल, 60 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 500 से अधिक ग्लोबल एआई लीडर्स एक छत के नीचे मौजूद थे। वहां ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, गूगल के सुंदर पिचाई और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जैसे दिग्गज बैठे थे। मतलब पूरी दुनिया की नजरें वहीं थी। एकदम। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समिट का बड़े ही धूमधाम से उद्घाटन किया। उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम दी, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने एक ट्रिपल पी सूत्र की चर्चा की। हाँ, वो प्रोग्रेस वाला। हाँ, प्रोग्रेस, पीपल और प्लैनेट। इसका सीधा सा उद्देश्य ये संदेश देना था कि भारत अब तकनीकी क्षेत्र में केवल एक बाजार नहीं है, बल्कि एक वैश्विक नेता बनने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा चुका है। कागज पर और भाषणों में ये सब बहुत ही प्रेरणादायक लगता है। कागज पर यह विजन वाकई बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रिपल पी जैसे कॉन्सेप्ट्स अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, लेकिन यहीं पर स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस इवेंट की भव्यता और इसके एक्चुअल ग्राउंड मैनेजमेंट के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। हाँ। उसी वीडियो में एक क्लिप है जहां देखा जा सकता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने विदेशी लीडर्स के साथ मंच पर फोटो खिंचवाने लिए हाथ उठाया, ठीक उसी समय बाहर पंडाल में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। बिल्कुल। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने उच्च स्तरीय सुरक्षा वाले वीआईपी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भगदड़ मचना क्राउड मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी विफलता को दर्शाता है। एकदम। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को खुद मीडिया के सामने आकर यह बयान देना पड़ा कि अत्यधिक भीड़ के कारण यह अव्यवस्था हुई और उन्हें बाकायदा इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े स्केल के इवेंट में जहां हजारों लोग आ रहे हों, थोड़ी बहुत अव्यवस्था या क्राउड मैनेजमेंट का इशू किसी भी देश में हो सकता है? इसे हम इतनी बड़ी विफलता क्यों मान रहे हैं? आपकी बात एक हद तक सही है कि भीड़ कहीं भी बेकाबू हो सकती है, लेकिन जब आप सैम ऑल्टमैन और इमैनुअल मैक्रोन जैसे लोगों को बुलाते हैं तो पूरी दुनिया का मीडिया आपको देख रहा होता है। सही कहा। ऐसे में विश्व गुरु की जो ब्रांडिंग है वो परफेक्शन की मांग करती है, और ये सिर्फ भीड़ की बात नहीं है। ये दर्शाता है कि हमारा ध्यान फ्रंट एंड यानी मंच सजाने पर बहुत ज्यादा था और बैक एंड यानी लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा पर बहुत कम। विजन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसे एग्जीक्यूट करने की क्षमता नहीं है तो वो विजन बहुत जल्दी एक मजाक में बदल सकता है। और मजाक की बात करें तो अव्यवस्था सिर्फ भगदड़ तक सीमित नहीं थी। इसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसे सुनकर कोई भी अपनी हंसी ना रोक पाई या शायद अपना सिर पकड़ ले। हाँ, वो चोरी वाला मामला। बिल्कुल। उस वीडियो में बताया गया है कि इतने हाई सिक्योरिटी वाले इवेंट में जहां दुनिया भर के दिग्गज बैठे थे, वहां चिंदी चोरी जैसी घटनाएं होने लगी। विदेशी मेहमानों के सामान, विशेषकर उनकी पेन ड्राइव्स चोरी हो गई। मतलब ये तो विश्वास करने लायक ही नहीं है। एकदम। जरा सोचिए, एक तरफ सैम ऑल्टमैन एआई के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसी विदेशी डेलीगेट की जेब या बैग से पेन ड्राइव गायब हो रही है। और जब चोरी करने वालों को पकड़ा गया या उनसे पूछा गया तो उनका तर्क सुनिए। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना था कि हमें लगा ये सिर्फ एक पेन ड्राइव है तो हमने उठा लिया। कमाल है। मतलब आप एक अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट में हैं और किसी का सामान सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपको लगा कि वो तो महज एक पेन ड्राइव है।
बाद में भारत सरकार और मीडिया को बाकायदा बयान जारी करके बताना पड़ा कि जिन जिन के सामान चोरी हुए थे वे वापस मिल गए हैं। डैमेज कंट्रोल तो कर लिया गया। हाँ, डैमेज कंट्रोल हो गया, लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था। देखिए, ये घटना भले ही सुनने में हास्यास्पद लगे और इस पर सोशल मीडिया पर बहुत मीम्स भी बन सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और व्यापार के मंच पर इसके इम्पैक्ट बहुत गंभीर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। विदेशी मेहमान अपने साथ जो अनुभव लेकर जाते हैं वही उस देश की असली ब्रांडिंग होती है। जब एक विदेशी डेलीगेट अपने देश वापस जाकर अपने कलीग्स को बताएगा कि इंडिया एआई समिट में उसका सामान चोरी हो गया था, तो उस विश्व गुरु वाले भाषण का कोई मतलब नहीं रह जाता। एकदम सही बात है। ये जो चलता है या चिंदी चोरी वाला माइंडसेट है, ये एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह में बहुत बड़ा रोड़ा है। हम इवेंट का स्केल तो बड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो सिविक सेंस या नागरिक जिम्मेदारी है उसमें हम अभी भी बहुत पीछे हैं। ये पॉइंट सच में सोचने लायक है। ब्रांडिंग से बड़े बड़े होर्डिंग से नहीं, बल्कि लोगों के बर्ताव से भी होती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पेनड्राइव की चोरी तक सीमित नहीं थी। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प और मैं कहूंगी बहुत चिंताजनक हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सिर्फ सामान नहीं चुराया जा रहा था, यहाँ तो पूरा का पूरा इनोवेशन ही चुराकर अपना बताया जा रहा था। उस वीडियो में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही हैरान करने वाला वाकया सामने आता है। हाँ, वो रोबोटिक कुत्ते वाला इंसिडेंट। एकदम। इस एआई सम्मेलन में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नए छात्रों को आकर्षित करने और अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए एक पूरा एआई बिल्डिंग सेटअप प्रदर्शित किया। उनकी एआई साइंस एंड टेक्नोलॉजी टीम वहां मौजूद थी। और वीडियो में बाकायदा इस 6 सदस्यीय टीम के नाम बताए गए हैं। मनीष, मीनू, ऋतुपर्णा शर्मा, प्रियंका अग्रवाल और अतुल पांडे। इन लोगों ने मिलकर एक रोबोटिक कुत्ता प्रदर्शित किया जिसका नाम उन्होंने रखा ओरियन। जी, ओरियन। और बड़े ही गर्व और आत्मविश्वास के साथ मीडिया के सामने यह दावा किया कि ये ओरियन गलगोटिया यूनिवर्सिटी का अपना इनोवेशन है जिसे उन्होंने खुद तैयार किया है। और यहीं पर आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में झूठ बोलने का क्या अंजाम हो सकता है वो तुरंत सामने आ जाता है। वहां सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं थी, बल्कि विदेशी पत्रकार और उनके हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी मौजूद थे। बिल्कुल। और जब उन कैमरों ने इस तथाकथित ओरियन रोबोट पर जूम इन किया तो सारा सच एक सेकंड में बाहर आ गया। उस रोबोटिक कुत्ते पर साफ साफ 02 लिखा हुआ था। 02? हाँ। और तकनीक की थोड़ी भी समझ रखने वाला इंसान तुरंत पहचान जाएगा कि वो क्या था। वो कोई भारतीय इनोवेशन नहीं था, बल्कि वो चीन की मशहूर रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री का गो टू मॉडल था। मतलब सीधा सीधा चीन का प्रोडक्ट उठा लिया। एकदम। ये क्वाड्रूपेड यानी 4 पैरों वाला रोबोट है जिसके चेहरे पर खास सेंसर्स लगे होते हैं और इसका डिजाइन बहुत ही डिस्टिंक्ट है। ये रोबोट ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है और इसे कोई भी 3 लाख रुपए से लेकर कुछ करोड़ रुपए देकर खरीद सकता है। मतलब एक पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी टीम ने एक रेडीमेड चीनी प्रोडक्ट खरीदा, उसे अपने स्टॉल पर रखा और पूरी दुनिया के सामने उसे अपना आविष्कार बता दिया। ये तो सच में हद हो गई। मतलब आप एक एआई समिट में हैं जहां दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि एक चीनी रोबोट पर नया नाम लिखकर आप उन्हें बेवकूफ बना लेंगे। बिल्कुल। और जब ये खुलासा हुआ, वीडियो वायरल होने लगा और चारों तरफ से इस पे मीम्स बनने लगे, तो यूनिवर्सिटी का रिएक्शन भी बहुत अजीब था। उन्होंने क्या सफाई दी? उन्होंने बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनकी टीम के सदस्यों ने मीडिया के कैमरा पर आने की चाहत और अति उत्साह में आकर इसे अपना इनोवेशन बता दिया। अति उत्साह में दूसरे देश का रोबोट अपना बता देना ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। और बात यही खत्म नहीं हुई। सही। उस वीडियो में ये भी बताया गया है कि इस चीनी रोबोट डॉग के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ड्रोन सॉकर गेम भी प्रदर्शित किया। हाँ, ड्रोन सॉकर। असल में ये एक ऐसा खेल है जहां पिंजरे जैसे गोल घेरे में बंद ड्रोन्स को उड़ाकर गोल करना होता है। और मीडिया में तुरंत ये आरोप लग गया कि वो तकनीक भी उनकी नहीं थी, बल्कि वो दक्षिण कोरिया से ली गई थी। पहले चीन का रोबोट, फिर दक्षिण कोरिया का ड्रोन सॉकर। इस वाकये के बाद सोशल मीडिया पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जमकर मजाक उड़ा। आशुतोष ने अपने वीडियो में यहां तक कह दिया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भी झूठ बोलने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यह हम थोड़ा रुककर इसके पीछे की मानसिकता को समझते हैं। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अति उत्साह या किसी छोटी सी पीआर गलती का मामला नहीं है। सही बात है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये हमारे देश के एजुकेशन और रिसर्च सिस्टम की एक बहुत गंभीर बीमारी को दर्शाता है। हमारे यहाँ संस्थानों पर ये दिखाने का बहुत भारी दबाव है कि वे इनोवेटिव हैं, क्योंकि उसी से उन्हें फंडिंग मिलती है और उसी से एडमिशन होते हैं। प्रेशर तो रहता है। लेकिन असली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सालों लगते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है और कई बार असफलता भी मिलती है। उसकी बजाय संस्थानों को ये शॉर्टकट ज्यादा आसान लगता है कि बाजार से कोई विदेशी तकनीक खरीदो, उस पर अपना स्टिकर लगाओ और मीडिया में पीआर स्टंट कर लो। एकदम। जब एक शैक्षणिक संस्थान जिसका काम भविष्य के इंजीनियर तैयार करना है वो इस तरह का धोखा करता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एआई रेवोल्यूशन में वास्तव में कहां खड़े हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसा होना बहुत चिंता की बात है। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज तो बस एडमिशन के लिए मार्केटिंग कर रही हैं। लेकिन उस वीडियो में जो अगला तथ्य सामने आया उसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। ये बीमारी सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित नहीं है। हाँ, वो कॉर्पोरेट वाला एंगल। बिल्कुल। विप्रो जैसी भारत की दिग्गज और प्रतिष्ठित टेक कंपनी, जिसका नाम पूरी दुनिया में सम्मान से लिया जाता है और जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, उसने भी ठीक यही काम किया। विप्रो के स्टॉल पर भी ठीक वही चीनी यूनिट्री गो टू रोबोट प्रदर्शित किया गया था, बस विप्रो ने उसका नाम बदलकर टीजे रख दिया था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। गलगोटिया को एक बार के लिए आप नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन विप्रो, हाँ, विप्रो बहुत बड़ा नाम है। जब देश की एक अग्रणी आईटी कंपनी भी खुद के इनोवेशन की जगह विदेशी हार्डवेयर को रीब्रांड करके पेश करने लगे, तो ये हमारे पूरे टेक इकोसिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। लेकिन यहाँ मैं विप्रो का थोड़ा पक्ष लेना चाहूंगी और यानी कि ये डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। वीडियो में ये स्पष्ट किया गया है
कि विप्रो ने कैमरे पर आकर खुले तौर पे ये दावा नहीं किया था कि उन्होंने इस रोबोट के हार्डवेयर को स्क्रैच से बनाया है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे सिर्फ एआई सॉफ्टवेयर दिखा रहे हों जो उन्होंने उस रोबोट में इंटीग्रेट किया हो? आप जो कह रही हैं वो तकनीकी रूप से संभव है। बहुत सी कंपनियां थर्ड पार्टी हार्डवेयर का इस्तेमाल करके अपना सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। हाँ, लेकिन समस्या यहाँ प्रेजेंटेशन और नियत की है। जिस तरह से उस रोबोट को टीजे नाम देकर उनके स्टॉल पर प्रस्तुत किया जा रहा था और जिस तरह से मीडिया उसे कवर कर रही थी, उससे एक आम इंसान या डेलीगेट को यही संदेश जा रहा था कि ये विप्रो का अपना एआई डॉग है। मतलब उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने आगे बढ़कर यह स्पष्ट नहीं किया कि ये एक चीनी हार्डवेयर है जिस पर हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। एआई जैसे जटिल और भविष्य तय करने वाले क्षेत्र में आप केवल रीब्रांडिंग या आधी अधूरी जानकारी के दम पर ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते। ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट स्तर पर भी दिखावा करने का दबाव इतना अधिक है कि संस्थाएं कुछ भी नया और मौलिक बनाने की मेहनत करने के बजाय रेडीमेड चीजों का इस्तेमाल करके बस तालियां बटोरना चाहती हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इन बड़ी कंपनियों पर भी कुछ नया दिखाने का इतना भारी दबाव है कि वे इस तरह के शॉर्टकट लेने पर मजबूर हो गई हैं। खैर, अगर हम वापस उस इवेंट की बात करें तो ये दिखावा और जमीनी हकीकत का अंतर अगले दिन तो और भी बुरी तरह से सामने आ गया। हाँ, वो बिजली वाला वाकया। एकदम। आयोजन के अगले ही दिन की घटना सुनिए। एक एआई समिट चल रहा है जहां भविष्य की तकनीक पर चर्चा हो रही है, डेटा सेंटर्स और सुपर कंप्यूटर्स की बात हो रही है, और वहां अचानक लाइट कट गई, बिजली चली गई। मतलब इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है? सच में सोचिए, उस विशाल हॉल में बैठे ग्लोबल लीडर्स क्या सोच रहे होंगे जब एक टेक्नोलॉजी समिट में पावर बैकअप फेल हो गया और इससे भी बड़ी और बुनियादी विफलता यूपीआई को लेकर सामने आई। जी। हम सभी जानते हैं कि भारत यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 होने का दावा करता है। डिजिटल पेमेंट सच में हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वीडियो में दिखाया गया है कि इसी समिट के ठीक बाहर जो ऑटो वाले और अन्य छोटे वेंडर थे, वे लगातार शिकायत कर रहे थे कि उनके स्कैनर काम नहीं कर रहे हैं और यूपीआई पेमेंट फेल हो रहे हैं। मतलब अंदर विश्वगुरु और ग्लोबल एआई लीडर बनने की बात हो रही है और ठीक बाहर एक साधारण सा डिजिटल पेमेंट नहीं हो पा रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे की एक बहुत बड़ी विडंबना है। आप इसे ऐसे समझिए कि हम दुनिया को अपने घर में बुलाकर सबसे उन्नत तकनीक की मेजबानी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और जिसे हम अपनी सबसे बड़ी सफलता मानते हैं, वही उस महत्वपूर्ण आयोजन स्थल के पास दम तोड़ रही है। बिल्कुल। ये स्थिति उस बड़े अंतर को उजागर करती है जो कागजों पर किए गए दावों, बड़े मंचों से दिए गए भाषणों और जमीन पर उनकी एक्चुअल कार्यक्षमता के बीच मौजूद है। सही कहा। आप एआई सुपर पावर तब तक नहीं बन सकते जब तक आपका बेसिक डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 100% रिलायबल न हो। बिजली जाना या नेटवर्क फेल होना सुनने में छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन डीप टेक इंडस्ट्री के लिए ये ऑक्सीजन कटने जैसा है। बिल्कुल सही बात है। अब जाहिर सी बात है कि जब देश की राजधानी में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की घटनाएं होंगी, चाहे वो चीनी रोबोट का मामला हो, पेन ड्राइव की चोरी हो या यूपीआई का फेल होना, तो उस पर राजनीति तो होगी। ऑब्वियसली। वीडियो में इस इवेंट के इर्द गिर्द हो रही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी जिक्र है। यहाँ श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि हमारा काम सिर्फ उस वीडियो और उसमें मौजूद तथ्यों का विश्लेषण करना है। हम किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का ना तो समर्थन कर रहे हैं, ना ही विरोध। बिल्कुल, एक निष्पक्ष चर्चा के लिए ये स्पष्टीकरण जरूरी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये देखना है कि इस पूरे वाक्य को अलग अलग नजरिए से कैसे देखा जा रहा है। वीडियो के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का एक बयान उस वीडियो में कोट किया गया है। जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस पूरे एआई समिट को बिना किसी ठोस तैयारी के किया जा रहा भाजपा सरकार का महज एक पीआर तमाशा करार दिया। उनके बयान का लब्बोलुआब ये था कि सरकार के पास अपनी कोई तैयारी नहीं थी, बस दूसरे देश का रोबोटिक कुत्ता, दूसरे देश का ड्रोन और दूसरे देश का पेनड्राइव लाकर वहां रख दिया गया, जबकि देश का अपना खुद का यूपीआई तक उस इवेंट के बाहर ढंग से काम नहीं कर रहा है। ये विपक्ष का नजरिया है। वहीं दूसरी ओर वीडियो में सत्ता पक्ष और सरकार का अपना एक अलग रुख भी बताया गया है। सरकार का लगातार ये दावा है कि वे इन विशाल आयोजनों के माध्यम से भारत को एक ग्लोबल लीडर और विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जी। उनका तर्क है कि जब तक हम ऐसे बड़े वैश्विक सम्मेलन आयोजित नहीं करेंगे, तब तक विदेशी निवेश, ग्लोबल टैलेंट और नई तकनीक भारत कैसे आएगी। अपनी छवि को बड़ा दिखाना भविष्य की ग्रोथ के लिए एक जरूरी कदम है। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन आशुतोष ने अपने वीडियो में जो सवाल उठाया है वो अपनी जगह कायम है। क्या हम वाकई में अभी इस तरह के आयोजन कराने की स्थिति में थे? क्या हमने हवा में महल तो नहीं बना लिया? और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये राजनीति से परे हमारी राष्ट्रीय रणनीति और हमारी प्राथमिकताओं का सवाल है। बिल्कुल। क्या हम सिर्फ पीआर, एग्रेसिव मार्केटिंग और बड़े बड़े इवेंट्स के जरिए तकनीकी महाशक्ति बन सकते हैं, या इसके लिए हमें ठोस घरेलू नवाचार, अपनी शिक्षा प्रणाली में बुनियादी सुधार और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है जो कभी फेल ना हो? एकदम सही। जब आप एक इवेंट में विदेशी तकनीक को अपना बताकर पेश करते हैं तो आप दुनिया को बेवकूफ नहीं बना रहे होते हैं, आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। एक सच्चा ग्लोबल लीडर वो होता है जो तकनीक का निर्माण करता है, पेटेंट्स फाइल करता है, जो बेसिक से शुरुआत करता है। वो केवल विदेशी तकनीक का उपभोक्ता या उस पर नया स्टिकर लगाने वाला रीब्रांडर नहीं होता। तो अब जब हम इस विस्तृत चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस सब का असल मतलब क्या निकलता है?
आज के इस गहन विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इंडिया एआई समिट 2026 का ये चौथा संस्करण भले ही अपने विशाल आकार, भव्यता और सैम ऑल्टमैन या सुंदर पिचाई जैसे वैश्विक दिग्गजों की उपस्थिति के लिए याद रखा जाए, लेकिन इतिहास में इसके साथ ही ये आयोजन उस अव्यवस्था के लिए भी दर्ज हो गया है जो पंडाल के बाहर भगदड़ के रूप में दिखी। बिल्कुल। ये उन अजीबो गरीब घटनाओं के लिए याद रखा जाएगा जहां अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की पेनड्राइव्स चोरी हो गईं और चोरों ने कहा कि हमें लगा सिर्फ पेनड्राइव है। और सबसे बढ़कर ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी और विप्रो जैसी संस्थाओं द्वारा चीनी रोबोट को ओरियन और टीजे नाम देकर अपना इनोवेशन बताने की उन कोशिशों के लिए याद रखा जाएगा जिनका पर्दाफाश कैमरों की एक जूम इन ने कर दिया। एकदम। साथ ही यूपीआई जैसी हमारी सबसे मजबूत बुनियादी सुविधा का ऐन मौके पर फेल होना भी कई गंभीर सवाल छोड़ जाता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस पूरी वीडियो और आज की हमारी चर्चा से श्रोताओं के लिए ये समझने का एक बेहतरीन अवसर मिलता है कि तकनीकी विकास और इनोवेशन की यात्रा कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। हाँ, ये केवल एक बड़ा मंच सजाने, अच्छी लाइटिंग करने और उसमें बड़े बड़े विजनरी भाषण देने से हासिल नहीं होता। सूचना के इस युग में जहां हर इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन है, कैमरा है और इंटरनेट है, आप किसी और की तकनीक को अपना बताकर ज्यादा देर तक बच नहीं सकते। कोई न कोई उस 02 स्टिकर को देख ही लेगा। एकदम सही बात है। ये इस बात पे जोर देता है कि हमें एक समाज के रूप में अंधाधुंध दावों पर सवाल उठाने की आदत डालनी होगी। हमें अपनी संस्थाओं, यूनिवर्सिटीज और टेक कंपनियों से ये जवाबदेही मांगनी होगी कि वे मार्केटिंग और पीआर स्टंट्स पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय वास्तविक और बुनियादी रिसर्च पर ध्यान दें। बिल्कुल। जब तक हम जमीनी स्तर पर अपनी प्रामाणिक क्षमताओं का विकास नहीं करते, अपनी लैब्स को मजबूत नहीं करते, तब तक विश्व गुरु बनने का सपना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। तो आज के इस चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि अपनी ब्रांडिंग और अपनी जमीनी वास्तविकता के बीच का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम दुनिया को चांद पर जाने का दावा कर रहे हों और हमारे घर की बिजली कटी हो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस पूरी चर्चा के अंत में एक नया विचार जो मेरे मन में आता है वो ये है कि जरा सोचिए, क्या दुनिया के सामने तुरंत खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का ये जो भारी दबाव हमारी संस्थाओं और कंपनियों पर डाल दिया गया है, कहीं वही दबाव हमारी असली और धीमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया की हत्या को नहीं कर रहा है? ये बहुत गहरा सवाल है। एक छोटे से पौधे को विशाल पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा बन गया है कि हम चाहते हैं कि बीज बोते ही हमें मीठे फल मिल जाएं, और जब फल नहीं मिलते तो हम बाजार से प्लास्टिक के फल्ला के पेड़ पर टांग देते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। क्या हो अगर असली एआई क्रांति किसी चमचमाते ग्लोबल समिट के भव्य मंच पर नहीं, बल्कि देश के किसी छोटे शहर की उन शांत गुमनाम लैब्स में हो रही हो, जहां कुछ युवा लोग मीडिया और कैमरों की चकाचौंध से दूर रहकर बिना किसी पीआर बजट के वास्तव में शून्य से कुछ नया बनाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं? बिल्कुल। हो सकता है कि भविष्य में असली विश्वगुरु हमें वे गुमनाम रिसर्चर ही बनाए, न कि ये करोड़ों का बजट वाले पीआर इवेंट्स। ये श्रोताओं के लिए सच में सोचने वाली बात है। ये सच में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। प्लास्टिक के फल टांगने वाली आपकी बात एकदम सटीक बैठती है आज के इस पूरे वाक्य पर। जब हम दिखावे की इस अंधी दौड़ से बाहर निकलेंगे और शांति से काम करने वालों को तवज्जो देंगे, शायद तभी हम असल नवाचार की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। एकदम। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में इस विषय की परतों को खोलने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। हमने एक ही आयोजन के दो बिल्कुल अलग पहलुओं को देखा, एक जो भव्य मंच से दुनिया को दिखाया जा रहा था और दूसरा जो जमीन पर कैमरे के पीछे घट रहा था। हम भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आंखें खोल देने वाली विषयों के साथ वापस आते रहेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, दावों की पड़ताल करते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। नमस्कार।